2025 के अंत में चुनाव होंगे बिहार में, लेकिन उसके पहले क्या बिहार में सियासी गणित एक बार फिर बदल रहा है? नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अब वो नहीं है जो 2005 से उनकी थी और जो सुशासन बाबू का नाम उन्होंने अर्न किया था। निश्चित वोट बैंक है, वो जिधर जाएंगे उतना वोट बैंक उनके साथ जुड़ ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे या ना चाहे बगैर नीतीश कुमार के चुनाव नहीं जीत सकती है, ये उसको भी पता है। वो तभी एनडीए छोड़ सकते हैं जब ये संभावना बन जाए केंद्र में सरकार बदल रही है और उनको कुछ बड़ा मिलने वाला है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बिहार में एक बार फिर चर्चाएं और अफवाहें बहुत तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से बार बार जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और खास करके उसको जोड़ा जा रहा है अमित शाह के एक मीडिया चैनल से की गई बातचीत के हिस्से से कि उन्होंने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा, नाम कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। और उसके बाद ये हवा बनाई गई कि नीतीश कुमार चल रहे हैं नाराज। हालांकि इंतजार था नीतीश कुमार चुप्पी कब तोड़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर एक बार वही बात दोहराई, वही गलती मानी जो कई बार मंचों से वो मान चुके हैं। लेकिन क्या इसमें कोई दम है? 2025 में अभी चुनाव होंगे, अभी वक्त है, 2025 के अंत में चुनाव होंगे बिहार में, लेकिन उसके पहले क्या बिहार में सियासी गणित एक बार फिर बदल रहा है? क्योंकि देखिए, 2-3 दिन के बाद जनवरी का महीना शुरू हो जाएगा और पिछली जनवरी में ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। क्या इस बार फिर जनवरी में ऐसा कुछ होगा? ये बड़ी अहम बात है जिसको लेकर बिहार में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, राजकिशोर जी मौजूद हैं, अवधेश जी मौजूद हैं, पूर्णिमा जी। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि बिहार में एक बार फिर इसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि नीतीश कुमार ने शुक्रवार को फिर कह दिया, अपनी गलती एक बार फिर मानी और याद दिलाया कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन क्यों बार बार ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं? जब नीतीश जी ने जो 2013 से जो अपना चरित्र बनाया है, तो कभी भी उनको अब स्थिर है और जो स्थिर राजनेता की या जो कुछ वो कहते हैं उसी पर कायम रहेंगे, इसकी छवि अब उनकी नहीं बनने वाली है। तो वो जब तक रहेंगे ये बातें उठती रहेंगी। अब वो इसलिए इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन परिस्थितियों ने उनको, क्योंकि वो जब आरजेडी के साथ गए, उनका जो अनुभव आया, उसके बाद पिछली बार तो इतना बीमार पड़ गए तनाव से, क्योंकि ब्यूरोक्रेट सब उधर जाने लगे। जो उन्होंने भुगता है कि एक ऑर्डर उनके रुक जा रहे हैं और उसके परिणाम उनके आए, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। इस प्रकार से वो कई बार असंतुलित होकर के विधानसभा में क्या क्या बोलने लगे, बाहर क्या क्या बोलने लगे। उनके लोगों ने उनको समझाया कि ये इतना आप तनाव लेके नहीं चल सकते हैं। तो अब संभावना उसकी नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार जी के बारे में हम अंतिम तौर पर नहीं कर सकते। तो तीसरी बात हुई है इस बार कोalition में कि उनको इस बार जो गठबंधन बना उसमें कुछ बातें हुई थी। वो बातें ये हुई थी कि आप अपना सबसे विश्वसनीय 1-2 आदमी ऐसा दीजिए जिनसे कि रेगुलर आपसे बातचीत नहीं हो तो टच में रहें। तो उसमें एक तो संजय झा हैं जो उनके बहुत ही करीबी हैं, और दूसरे जो हैं ललन सिंह है जो उनके व्यक्तिगत मित्र भी हैं। तो ये दोनों इस समय लगभग बीजेपी और उनके बीच सेतु का काम करते हैं। और ये दोनों की भाषा आप देखेंगे तो बीजेपी की और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। इनकी भाषा अगर बदलती आपको दिखे, ये एक इंडिकेटर होगा। आरजेडी के सामने समस्या है कि तेजस्वी यादव जी की जो लोकप्रियता बहुत बढ़ी थी, और बल्कि फॉरवर्ड कास्ट जिन्होंने ब्राह्मण, भूमिहार, ये सब भी जो मानने लगे थे कि भाई उसी को मुख्यमंत्री बनाओ, ये तो हम लोगों के विरुद्ध है। अब वो जो डिसइंचेंटमेंट हुआ है लोकसभा चुनाव में दिखा है, तो आरजेडी के अंदर एक निराशा है कि भाई हमारा जो जा रहा है तो वो नीतीश जी आ जाएंगे तो फिर ऐड कर जाएगा। और नीतीश जी के साथ वो क्या भी करें, एक निश्चित वोट बैंक जाति का समीकरण है, एक निश्चित वोट बैंक है। वो जिधर जाएंगे उतना वोट बैंक उनके साथ जुड़ ही जाता है। वो किसी भी परिस्थिति में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो वो वोट बैंक एक बड़ी ताकत है उनकी। तो आरजेडी की दृष्टि उस वोट बैंक पर है कि हमारा यादव और मुसलमान के अलावा अगर ये पार्ट हमको जुड़ गया तो हम तो अस्थायी रूप से शासन कर सकते हैं। तो अपनी रणनीति के तहत चल रहे हैं। बाकी जो नीतीश जी ने बोला है कि उनके समाजवाद को याद रखो, तो अटल जी का नाम लेते ही रहे हैं, अटल जी का। लेकिन वो तो यहाँ तक बोल गए, जब नरेंद्र मोदी जी का एनडीए की मीटिंग थी, जब वो नेता चुने जा रहे थे, तो नीतीश जी ने कहा कि हम अब तो गलती नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए, इस कारण तो कुछ जीत ही हो गया है, अगली बार तो सब हार जाएगा, आप ही अब प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, सब हार जाएगा। ये सब वो यहाँ से बोल के गए हैं।
और इस बार यह है कि एनडीए के नेताओं की भी उनसे बीच में बातचीत होती रही। एक और ये हुआ है तो कि संवादहीनता नहीं है। हाँ, सब नेता आपस में बातचीत करते रहे, सब नेता जो है जैसे भी हो सबको गूगल पर जहाँ जैसे हो बीच बीच में आपस में बातचीत करते रहें, INDIA को हमारी क्या नीति हो। तो इस बार थोड़ा सा सिस्टम ठीक हुआ है और उनके सामने था कि भाई हम सरकार चलाना चाहते हैं, हाँ, और उस सरकार में जो बात करनी है वो पहले बता दीजिए कि कैसे क्या क्या आपको समस्याएं आ रही है, उनका निदान करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है उनके साथ। और भी कुछ बातें होती है जिससे मुझे ये लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको लेकर चर्चा हो रही है उस पर इस समय जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में उन्होंने खुद घोषणा किया था कि अगली बार मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। ये कोई दूसरे की घोषणा नहीं, अगर आपको याद है, आप कवर करते हैं, तो उन्होंने खुद घोषणा किया था कि मैं अगली बार मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। और विधायक चयन करें नीतीश कुमार का तक किसी को नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनका चयन विधायक करेंगे, उसमें उनका कहीं कोई विरोध नहीं है। ये गलतफहमी, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी समस्या है कि जैसे दिल्ली है वैसे ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से कोई एक ऐसा चेहरा नहीं आगे बढ़ाया जो चेहरा नीतीश कुमार, लालू यादव या तेजस्वी यादव तक के भी समानांतर खड़ा हो सके। ये उनकी भी अपनी समस्या है। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, सवाल ये चेहरे वाली ठीक है, नीतीश कुमार कह रहे हैं या उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री अगली बार नहीं बनूंगा, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति हम देखते रहे और बिहार में इस बात को लेकर हमेशा बात होती है कि कुर्सी किस तरीके से बचेगी, उसके लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। अवधेश जी ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि मैं अगली बार चेहरा नहीं रहूंगा, लेकिन वो तेजस्वी के साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को खड़ा करके ये बात कही थी और कहा था कि अगली बार से तो यही संभालेगा। तो वो तेजस्वी को उस वक्त प्रमोट कर रहे थे। और चेहरा देखिए, नीतीश कुमार की बात थोड़ी सी अब हमको उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसको लेना चाहिए। वो आज क्या कह रहे हैं, कल उस पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, परसों उनकी क्या राजनीति हो जाएगी, ये सब हम थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक धक्का तो लग ही चुका है जो अब उनकी पॉलिटिक्स रही है। भाई कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर बिना किसी वजह के एनडीए के साथ चले जाते हैं, फिर एनडीए छोड़ के आरजेडी के पास चले आते हैं। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अब वो नहीं है जो 2005 से उनकी थी और जो सुशासन बाबू का नाम उन्होंने अर्न किया था, जो एक उनकी इमेज बनी थी। तो अब देखिए 25 के चुनाव अब सामने हैं, बिहार में 25 में चुनाव होने हैं, तो नीतीश जी किधर जाएंगे, ना ये आरजेडी वाले का मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, ना ये बीजेपी वाले ही बहुत आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि वो रुकेंगे ही एनडीए के साथ। उनकी पॉलिटिक्स में उनको कब क्या दिमाग में आएगा, एक तो थोड़ा बीमार भी हैं, अब हेल्थ भी उनका डाउन हो रहा है, और बीजेपी भी अब मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पे, जो कि आपने कहा कि अमित शाह ने शायद कहा कि पार्लियामेंट्री जो भी बोर्ड तय करेगा, तो रीथिंक जरूर हो रहा होगा। क्योंकि जिस वक्त महाराष्ट्र में सरकार बननी थी तो उस समय बिहार का एग्जाम्पल कोट किया जाने लगा था कि वहाँ कम सीटें होते हुए भी नीतीश जब बने रह सकते हैं तो यहाँ शिंदे क्यों नहीं बने रह सकते हैं। तो वो एक बीजेपी के लिए एक बैगेज की तरह से होता जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल डेस्परेट है उस बैगेज को अपने से हटाने के लिए, और उसके लिए वो मुझे लग रहा है कि अभी से कुछ ना कुछ जतन में लग गए हैं, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई होगी। इसीलिए वो जो नाराजगी हम देख रहे हैं, थोड़ी तलखी सी आ गई है टोन में, हालांकि फिर कोशिश हुई कि उसको सुधार लिया जाए, तो वो तलखी दिखाई देने लग गई है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है, कितनी बार भी उन्होंने मोदी जी के पैर छू लिए और कह दिया कि अब इधर से उधर नहीं जाएंगे, मंच पे भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो नहीं ही जाएंगे इसका कोई वो नहीं है। बिहार की राजनीति, जैसे हमने अभी दिल्ली पे भी चर्चा की, इंटरेस्टिंग होती है, वैसे बिहार की राजनीति भी वैसी इंटरेस्टिंग होती है। देखना होगा कि अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि काफी कुछ उस पर टिका रहता है बिहार की राजनीति में। नहीं, नीतीश कुमार क्या करते हैं ये हमेशा सवाल बना रहता है राजकिशोर सर, नीतीश कुमार क्या करते हैं। लेकिन अगर अमित शाह किसी समाचार चैनल से बात करते हुए ये बात कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार कुछ करते हैं वहां पर, किसी भी तरीके की सोच रखते हैं, तो दिल्ली में भी तो आपको नीतीश कुमार की जरूरत है ना। अभी तो आप नीतीश कुमार के कंधे पर टिकाकर सरकार चला रहे हैं, वो परिस्थिति कैसे बनेगी। तो अगर ये कह रहे हैं अमित शाह किसी मंच पर किसी कार्यक्रम में, तो उसकी मैसेजिंग तो भाई पटना तक जाएगी और उसका असर भी होगा। नीतीश कुमार बात बात पर नाराज होते रहे, वो हमने देखा है लगातार। नहीं, पर अमित शाह को क्या जवाब देना चाहिए था आदर्श? मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ। जब होगा फैसला तो होगा, सब यही कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मुझे लगता है कि इसमें छिद्रान्वेषण थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये, अभी पूर्णिमा जी ने जो बात कही कि दिल्ली की तरह बिहार की पॉलिटिक्स भी दिलचस्प है, नहीं, दिल्ली की तो कोई तुलना ही नहीं बिहार से। बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय राजनीति है, दूसरे काम दूसरे करते हैं वो। तो राजनीति की तो वो जननी है, मतलब एक तरीके से कहा जाए, और आज से नहीं, चाणक्य के समय से पूरी तरीके से चलती चली आ रही। और बिहार में नीतीश कुमार को एक क्रेडिट हमेशा जाएगा
जो कोई छीन नहीं सकता कि बिहार को रहने लायक बनाने का क्रेडिट जंगल राज का ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, उससे निकालकर ये क्रेडिट नीतीश कुमार के पास जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहे या ना चाहे बगैर नीतीश कुमार के चुनाव नहीं जीत सकती है, ये उसको भी पता है। तो जो चुनाव में उसको जाना है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जाना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी समझता है। और सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा के पास कितना वोट बैंक है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने उनके वोटर हैं, इसका भी आकलन कर लेना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काडर वोट है उसकी वजह से वो वहां पर बैठे हुए, इनके चेहरे की अभी वहां पर ऐसी कोई अहमियत आज की तारीख में नहीं है। और रही बात जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, ये बिल्कुल ठीक कही गई बात कि चाहे संजय झा हो चाहे लल्लन हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अलाइन दिखाई पड़े। और मुझे लगता है कि इसीलिए नीतीश कुमार कहीं जाएंगे भी नहीं। और नीतीश कुमार इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये उत्तरार्ध है उनकी राजनीति का, ऐसे में अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी की अपनी एक लीगेसी है, वहां लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वहां पर नीतीश कुमार उनके छत्र के नीचे होंगे, अभी उनके समकक्ष हैं या उनकी इच्छा होगी उनसे ऊपर दिखाई पड़े, वो उनको एनडीए में रहकर ये चीजें मिल सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई चीजें होने वाली हैं। पर हाँ, राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है और नीतीश कुमार ने ये बार बार साबित किया है, हाँ वाकई कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर नीतीश कुमार आज की तारीख में उस तरीके की स्थिति में है, वो विवेक उनके पास है, वो रिस्क वो लेने की स्थिति में है क्या, ये जरूर है। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि संकेतों में मैं कह सकता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी के शरीर की, किसी की बीमारी की हम चर्चा यहां नहीं करते, वो सभ्य नहीं माना जाता है। तो मुझे लगता है बाकी अग्रज विनोद जी थोड़ा इस पे ज्यादा नहीं, मैं विनोद सर के पास जा भी रहा था। विनोद सर देखिए, सबकी लगभग एक राय है, लेकिन नीतीश कुमार कई बार चौंकाते रहे हैं। मुझे 2015 भी याद है, उसके बाद भी याद है, अभी पिछला जनवरी भी याद है। अचानक सब कुछ ठीक था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सर नीतीश कुमार साथ तोड़ देते हैं कि एक दल के साथ और दूसरे दल के साथ 2 दिन बाद पहुंच जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति है यही बार बार सवाल खड़े कर देती है। हालांकि अब उम्र भी हो गई है, तमाम चीज़ें हैं, राजनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, कहाँ पर एक बेटर सिनर्जी बनी हुई है आपस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम बिहार जैसे राज्य के लिए। और बिहार को अगर आगे ले जाना है तो डबल इंजन की बात खुद नीतीश कुमार जी कई बार मंचों से कह चुके हैं और अब तो कई बार अलग अलग तरीके से कह चुके हैं। तो उस परिस्थिति में क्या किसी बदलाव की आहट, संकेत कहीं कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है ये संकेत देखना कि बदलाव की आहट। और जो राजकिशोर जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार की ट्रेन छूट गई या उन्होंने अपनी ट्रेन खुद छोड़ दी। अगर वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ते और इंडिया गठबंधन में भले संयोजक बनाए जाते ना बनाए जाते और बने रहते, तो शायद लोकसभा के नतीजे भी कुछ और होते। भारतीय जनता पार्टी की 20-25 सीटें तो कम से कम हो ही जाती कम, और उतनी कम हो जाती तो सरकार बनना फिर संभव नहीं था। और तब नीतीश कुमार हो सकता है देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते, क्योंकि उस वक्त विकल्प के तौर पर उनका नाम सबसे आगे चलता। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी उनको सपोर्ट करती। लेकिन वो ट्रेन नीतीश कुमार ने छोड़ दी, अब वो बीजेपी के साथ फिर गए। ये सही है कि नीतीश कुमार, मायावती, ये 2 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ आते जाते रहे। उत्तर प्रदेश में मायावती जी और बिहार में नीतीश कुमार जी। बाकियों से ममता बनर्जी एक बार रही अटल जी के साथ, उसके बाद फिर नहीं रही। लेकिन ये आते जाते रहे। चंद्रबाबू नायडू को भी इस कैटेगरी में आप ले सकते हैं, इसलिए कि इनका अपना वोट बैंक जो है वो इनके साथ चलता है। इसलिए बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, दूसरे साथ चले जाते हैं, तो वो अपना उनका वोट साथ रहता है, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव या लालू यादव बीजेपी के साथ चले जाएं या अखिलेश यादव चले जाएं, वो संभव नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स ही पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश कुमार इधर उधर दोनों तरफ आ जा सकते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जो बिल्कुल अपनी राजनीति के उत्तरार्ध की ओर हैं वो, और उसमें वो ऐसे में क्या वो जोखिम लेंगे उस बीजेपी के खिलाफ जा करके, जो किसी भी समय उनके जो 12 सांसद हैं उसमें कम से कम 8 सांसद तो वो अपने पास जब चाहे तब तोड़ ले। और बिहार में 42 उनके एमएलए हैं, वो कब वो 42 में से चुनाव वर्ष में कितने ले ले, ये सबको मालूम है। हाँ, जो बीजेपी वॉशिंग मशीन भी है, बीजेपी के पास भाई तंत्र बीजेपी के पास है ना, केंद्र की सत्ता, राज्यपाल, स्पीकर भी इस बार बीजेपी के पास आती है। तो सब कुछ तो बीजेपी के पास है ना, तो कैसे आप इधर से उधर हो गए? पिछली बार तो स्पीकर आपका था, तो आप हो गए, रातों रात इधर से उधर हो गए और आपने पूरा का पूरा सब कर लिया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कहीं जाएंगे। हाँ, वो थोड़ा फूफा की तरह नाराज होकर ये बीजेपी में दबाव डाल सकते हैं
कि 2000 चुनाव में बीजेपी फिर उनके नेतृत्व को स्वीकार करे और ये कहे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री यही होंगे। अभी बहुत जल्दी अमित शाह जी ने जो कहा वो वही कहना चाहिए था, बिल्कुल सही बात। अभी अमित शाह कैसे कहते हैं कि हम नीतीश कुमार नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे? वो तो जब बैठ के बार्गेनिंग होगी, सीटों की बातचीत होगी, सब होगी, तब कहेंगे। लेकिन एक जो खतरा है कि नीतीश कुमार 2020 के चुनाव नहीं भूले हैं। जब ऑपरेशन चिराग पासवान जो हनुमान थे मोदी जी के, उन्होंने किस तरह जेडीयू को तीसरी पार्टी बना दिया वहाँ पर, वो नीतीश कुमार उस प्रयोग को जो है नहीं भूले हैं। तो अब कैसे क्या करेंगे? संभावना यही है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी केंद्र की राजनीति में भी तो कोई हलचल नहीं है ना आज की तारीख में। वो तभी एनडीए छोड़ सकते हैं जब ये संभावना बन जाए केंद्र में सरकार बदल रही है और उनको कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो वो स्थिति तो कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए आज की तारीख में मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे। अभी सिर्फ बयानबाजी, और मैं एक उदाहरण दूं, 2 मौके ऐसे थे जिसपे नीतीश कुमार स्टैंड ले सकते थे। एक गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा जो थी, एक केंद्रीय मंत्री की, नीतीश कुमार उस पर मौन रहे। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, हमारी नहीं, उनकी व्यक्तिगत यात्रा। व्यक्तिगत क्या होता है? एक केंद्रीय मंत्री यात्रा निकालने या व्यक्तिगत कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मौन रहे उस पर। दूसरा, अभी जो लोक गायिका के साथ वहाँ हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी गांधी जी के भजन पर, उसमें ज़रूर उन्होंने, जनता दल यू ने कहा कि भाई भाजपा जो है गांधीवादी समाजवाद जो अटल जी की धारणा थी उसको ध्यान में रख के उस पर चले। तो ये बड़ा अहिंसात्मक टाइप का बड़ा वैसा बयान है जिसको कहते हैं ना टच एंड गो वाला, नॉन वायलेंट। हाँ, कि ठीक है। ये 2 मौके थे जिस पे वो स्टैंड ले सकते, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया। तो इससे लगता है कि अभी नीतीश कुमार अपने को बहुत सहज नहीं पा रहे हैं कोई ऐसा फैसला लेने में कि जो बिल्कुल एकदम बाजी पलट दे। और जो उनके लेफ्टिनेंट हैं दोनों, ललन सिंह, वो केंद्र में मंत्री हैं, और केंद्र में जब मंत्री बन जाता है तो कैसे वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के करीब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार के परम भरोसेमंद रहे आरसीपी सिंह। पूर्णिमा जी तो जानती हैं, हमारे यूपी कैडर के अफसर थे वो, और क्यों आए थे वो, नीतीश जी के पीएस बने थे, कैसे बने थे, किसकी सिफारिश पे बने थे, वो सब हम लोगों को मालूम है, और क्या क्राइटेरिया था जिस वजह से बने थे। तो लेकिन वो चले गए। अब ललन सिंह भी कब चल जाए तो कोई भरोसा नहीं है ललन बाबू का, लेकिन अभी तो नीतीश जी के साथ हैं वो। लेकिन अगर ऐसी नौबत आई तो, और संजय झा जिनकी बात कही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी बिहार की राजनीति में कोई जल्दी उलटफेर होने वाला है। जी, जल्दी से नीतीश कुमार की जो बात हो रही है, अब नीतीश कुमार किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे ये छोड़ दीजिए, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन एक अंडर करेंट जो चर्चा में है आजकल, नीतीश मोदी की चिराग पासवान से नज़दीकी, और अभी मतलब जो लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भी वो कैबिनेट उसमें गले लगाया और जो उसके बाद भी नज़दीकियां हैं, तो बिहार की राजनीति में इसको लेके बहुत उत्सुकता है और लोग इस पे बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं कि क्या चिराग पासवान नीतीश को रिप्लेस कर सकते हैं क्या अगले, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को यूज़ किया था मोदी जी ने, और अब हो सकता है अगले 25 के चुनाव में भी वो यूज़ करें, और यूज़ करके वो कैसे उसका फाइनली उसका उठाएंगे फायदा, इसको बहुत उत्सुकता से देखा जाना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर चिराग पासवान ने जो 2020 की भूमिका निभाई थी, चिराग पासवान इसमें बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, वो अपने को एक अलग नेता के रूप में अपने पिता की तरह स्थापित करने की कोशिश में है। अभी अवधेश जी ने कहा कि भाजपा कोई चेहरा नहीं दे पाई वहाँ बिहार में। उसका कारण ये था कि भाजपा जो चेहरा बनाती थी फिर उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देती थी। नीतीश कुमार का, सुशील मोदी लंबे समय तक भाजपा का चेहरा रहे बिहार में, लेकिन नीतीश के डिप्टी थे। सम्राट चौधरी को उन्होंने प्रयोग किया, वो डिप्टी सीएम, और उन्होंने कसम खाई कि पकड़ी नहीं उतारूंगा, साफा नहीं उतारूंगा, तब तक नीतीश को गद्दी से नहीं उतार दूंगा। अब वो उनके डिप्टी हो गए। तो जो डिप्टी हो जाता है वो नीतीश के सामने चेहरा कैसे बनेगा? तो ऐसे में चिराग पासवान पर दांव खेला जा सकता है, बशर्ते भाजपा उनको बाहर से समर्थन मतलब नहीं, वो फिर अपनी पार्टी मर्ज करें बीजेपी के साथ। अगर वो अपनी लोक जनशक्ति पार्टी मर्ज करते हैं बीजेपी में और बीजेपी उनको चेहरा बनाती है, तब तो संभावना बन सकती है। लेकिन बीजेपी ये नहीं करेगी कि 20 एमपी लेकर, 20 एमएलए लेकर के या 15 एमएलए लेकर चिराग पासवान आए और उनको मुख्यमंत्री बना दे। या तो नीतीश को बनाएगी बीजेपी या फिर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जाहिर सी बात है सर। हाँ, जल्दी से। मैं जी की इस बात से सहमत हूँ कि चिराग का जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत विस्तार में भी दे दिया है विनोद जी ने। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, चिराग पासवान जिस तरीके से पहले उभर कर आए थे मंत्रालय में आने के बाद, वो किस तरीके का परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, भले ही वो यात्राएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, खासतौर से हिंदी हार्टलैंड बिहार जैसे राज्यों में
नेता की व्यक्तिगत छवि, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, किस तरीके का उसका कैरेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि ये एक जो लक्ष्मण रेखा है, इसको कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के लिए ज्यादा ये वर्जनाएं होती हैं। बस इतना ही कहकर मैं इसको यहाँ पर समाप्त करता हूं। नहीं, देखिए बड़ी बात आप कह रहे हैं, इशारों में जो बात आपने कही है जाहिर सी बात है जनता भी उस पर अपनी राय रखेगी। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, तो सभी खास मेहमानों को आपने सुना ही, शायद कई बार नीतीश कुमार ने भी 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले नहीं सोचा होता, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे फैसले करते रहे और इसीलिए सवाल, क्योंकि बार बार इस तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं अभी तो ऐसा लगता नहीं है, आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। आपको भी क्या लगता है कि बिहार में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं और अपने सवाल भी छोड़कर जाइए ताकि अगले कार्यक्रम में हम उनको शामिल करें। और देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।